हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का परीक्षालय में स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास घटना चक्र का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं तो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज हम पूरा फिनिश कर लेंगे इस सेशन में। तो आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितना इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इससे एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते। तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं, ठीक है। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का उपयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में M.G. रानाडे तथा G.B. जोशी द्वारा की गई थी। किसका? पूना सार्वजनिक सभा। कब? 1870 ईस्वी में। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयी निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए। बाद में बर्खास्त किए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, अध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। राज नारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता के टी तैलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बंगाल के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। अब प्रश्न कोश है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था।
जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था, शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो वो था द पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे द्वारा एम.जी. रानाडे तथा जी.बी. जोशी द्वारा की गई थी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। कौन? पूना सार्वजनिक सभा। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसके? इंडियन एसोसिएशन। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना किए थे। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्य वर्ग को प्रधानता दी गई थी। निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो वो थे एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो यह था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो इनको हटाया गया था 1874 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट, बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पे हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया था। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किए गए थे? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताएं जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो विलय हो गया था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ। इसका सभापति W.C. बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी न थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्टतः अवांछनीय था कि दोनों ऐसे संघ हो जो भारत में दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप में काम करें। अतः 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन का भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ। चूँकि 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए विकल्प डी को सही उत्तर माना जा सकता है। राजनैतिक सुधारों को लेकर
विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक ये थे राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो ये डी आंसर है। पहले हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, उसके बाद हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन और बाद में मद्रास महाजनसभा। दिए गए संगठनों का स्थापना का क्रमवार तिथि बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। इंडियन लीग सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित किया गया था, जबकि इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। मद्रास महाजनसभा 1884 ईस्वी में एस रामास्वामी मुदलियर, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1892 दादा भाई नौरोजी, इंडियन लीग सितंबर 1875 शिशिर कुमार घोष और इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस और मद्रास महाजनसभा एस रामास्वामी मुदलियर, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित किया गया था। मद्रास महाजनसभा की स्थापना कब की गई थी? तो मद्रास महाजनसभा ऑप्शन गलत है। तो मद्रास महाजनसभा अभी यहाँ पे हम लोग देखे थे 1884 ईस्वी में, ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए ये गलत है। मद्रास महाजनसभा 1884 याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो थे फिरोज शाह मेहता। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा केटी तैलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग तथा बदरुद्दीन तैयब। तो ए, बी और डी उपयुक्त ई हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में सुमेलित नहीं है ना। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नहीं, ये कलकत्ता में नहीं था तो ये सुमेलित नहीं है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये लंदन में था और इंडियन एसोसिएशन बम्बई में नहीं था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 ईस्वी में लंदन विलियम एडम के द्वारा और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870-71 में लंदन में मैरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा किया गया था, जबकि इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो नहीं है हमारा द इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1876 सुरेंद्रनाथ बोस बनर्जी है। सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर, केशव चंद्र सेन तथा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। ये दूसरा कोई है। देखिए
कथन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किए थे। तो ये सही है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ये भी सही है, दोनों सही है। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या इंडियन लीग। तो ये क्या है? इन संस्थाओं को स्थापना के वर्ष कालक्रम को निम्नलिखित कूट में चुनिए। देख लेते हैं यहाँ पे। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 ईस्वी में हुआ है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 ईस्वी में हुआ है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी में हुआ है। और इंडियन लीग 1875 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा कितना में? 1836 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में हुआ है। अब यहाँ मिलाना है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स के द्वारा, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस के द्वारा, इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन लीग, इंडिया लीग क्या हो गया? यह भी फिर से मिलान करना है। 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की या इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। 26 जुलाई 1876 को इंडिया लीग का स्थापना इंडियन एसोसिएशन ने लिया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया। इस संस्था का उद्देश्य मध्य वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था और इसलिए इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू के द्वारा। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। ध्यातव्य है कि उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर गलत है। सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है, जबकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1774 में और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ईस्वी में किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में और ईस्वी में तथा लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 ईस्वी में की गई थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी? तो ये किया था विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना
1784 में विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। इसको डायरेक्ट यहाँ देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि थे। अब इसका राधाकांत देव जो थे वो अध्यक्ष थे और देवेंद्र नाथ टैगोर क्या थे? सचिव थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलांग आदि थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की गठन किया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभी इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो छोटे बड़े गठन हुआ था उसको देख लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एल्टन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ है अभी, पहले स्थापना 1884 में किस नाम से होता है? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। किसमें? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख कर दिया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। अध्यक्षता किन्होंने की थी? W.C. बनर्जी और महासचिव A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था? लॉर्ड डफरिन। इस बात को ध्यान में रखना है। लॉर्ड डफरिन था। उनका कार्यकाल कितना था? 1884 से 88। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुई। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, यानी प्रथम गैर हिंदुस्तानी यानी प्रथम अंग्रेज बोल सकते हैं तो वो जॉर्ज यूले था।
इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब या पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने की थी। 1912 में पहला बार कहाँ? बिहार में हुआ था, बांकीपुर में। ठीक है, बांकीपुर बिहार, पटना में पड़ता है ये। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल गए थे, दोनों में गठबंधन हो गया था। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। 1916 के अधिवेशन में 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। वर्ष 1900 में करजन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है और मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ये बोला था लॉर्ड करजन ने। भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। कौन? लॉर्ड विलिंगटन। यह अधिवेशन बम्बई में 1915 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू, जिनका 1879 से 1949, ये प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक, 1947 से 1949 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। जवाहर नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। जे.बी. कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन 1946 मेरठ में का अध्यक्षता चुना गया तथा वे आज़ाद के समय ही अध्यक्ष रहे। अंग्रेज आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। इस बात को याद रखिएगा। और एक बात और, जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये भारत के सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पताभी सीतारमैया ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन
के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। अब यहाँ से प्रश्न है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन्होंने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। एल्टन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी समय में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में संस्कृत एक विद्यालय था तेजपाल, उसी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और ए.ओ. ह्यूम क्या थे? सचिव थे। इस बात को भी याद रखना है। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ए.ओ. ह्यूम क्या थे? सचिव थे। ये बात को भी याद रखिएगा। 1885 के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देख रहे हैं कितना बार रिपीट हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो ये शिक्षित वर्ग के पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों को प्रकट करना, ये उद्देश्य नहीं था। बाकी देश के हितों का रक्षा करने वाले भारतीय के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, ये सही था। और वह यह निर्धारण करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करना है, तो ये भी सही है। 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। पहला, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना है। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना है। और तीसरा, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उसमें राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना है। और चौथा, जनता की मांगों का सूत्रीकरण, उसका प्रस्तुतिकरण करना है। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाया जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम महासचिव थे। महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे और अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का
वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 84 से 88 था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। ध्यातव्य है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, क्योंकि यही कांग्रेस लास्ट तक लड़ लड़ के हमें आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि उस टाइम गवर्नर डफरिन था, जो एक नंबर का डफर इंसान था, जिसने कांग्रेस की स्थापना भी होने दिया और उसका मजाक भी उड़ाया था, इसलिए ये डफर था। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सह कहकर उपहास किया था? तो ये डफर इंसान डफरिन था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वही डफरिन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या था? कांग्रेस की स्थापना हो जाएगा। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक बोला था? तो ये एक बार फिर से डफरिन साहब आ गए। राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, तो कौन नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया, भारतीय संघ। 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो दूसरे में दादा भाई नौरोजी ने किया था, और यह कलकत्ता में हुआ था 1886 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय ही सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1846 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे में 81 तथा चौथे में 221 पहुंच गई थी। तो याद रखना है, पहले में 2 थी, दूसरे में 33, तीसरे में 81 और चौथे में 221। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो वो था बी डिग्बी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता पद के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। वंदे मातरम इसी में इनके ही अध्यक्षता में गाया जाता है, ये बात को भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी में आयोजित किया गया था, और इसी में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या गया था? वंदे मातरम। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिए कि वंदे मातरम सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो सिर्फ ये सही है। प्रथम महिला अगर अध्यक्ष कहे तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट, ठीक है। जबकि यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला होता तब ये सही होता, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला हैं सरोजनी नायडू, ये बात को ध्यान रखिएगा। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि 1925 के कानपुर में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कथन एक असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले है, जो 1888 में चतुर्थ अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। इनका तो काम था कांग्रेस का विरोध में प्रचार करते थे, ठीक है। कौन? सर सैयद अहमद खान। ये कहते थे सब कांग्रेस से दूर रहो। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी के न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता करे, उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। 1875 में अलीगढ़ में इन्होंने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही की पढ़ाई होती थी। पाश्चात्य विज्ञान मतलब वेस्टर्न सब्जेक्ट हो गया, ये पश्चिमी सभ्यता। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ये कभी अध्यक्षता नहीं किए हैं। लाला लाजपत राय, जिन्होंने प्रायः शेरे पंजाब कहा जाता था, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड से थे। 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया था। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये 1928 में भी रहे थे, जहां इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पारित दिखाया था, ठीक है। 28 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। 1928 में जो था ना, ये सबसे पहली बार डोमिनियन स्टेट का मांग किए थे। 1928 में डोमिनियन स्टेट का, ठीक। तिलक महाराष्ट्र के पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा नामक संपादन किया था और स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है का प्रसिद्ध नारा, किंतु वे कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। और ठीक एक बात को याद रखिए कि केसरी जो है, हम पहले ये बात को बता चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि केसरी किस भाषा में लिखा गया था तथा मराठा किस भाषा में लिखा गया था। तो कमेंट में भी फटाक से आंसर दीजिएगा कि केसरी जो पत्रिका है वो किस भाषा में लिखा गया था और मराठा किस भाषा में लिखा गया था, ठीक है। जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। निम्न में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए? तो बाल गंगाधर तिलक थे। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो लाला लाजपत राय, 1920 का विशेष अधिवेशन में। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही है? तो कौन रही है? एनी बेसेंट, प्रथम महिला।
1917 में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला तो एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर भारतीय बोलता तो सरोजिनी नायडू हो जाती। भारतीय राष्ट्रीय की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट, डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, बी। भारतीय राष्ट्रीय की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी। भारतीय महिला देखिए यहाँ पूछ लिया है, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ठीक है। सरोजिनी नायडू जिनका जन्म 1879 में तथा मृत्यु 1949 में हुआ था, प्रख्यात कावित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थीं। वर्ष 1925 के कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यह महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं। और ये सरोजिनी नायडू है ना, भारत के पहला राज्यपाल भी हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, महिला राज्यपाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अगर बोला जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कथनों पर विचार करना है तो प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, बम्बई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था और ये कलकत्ता में हुआ था। ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है। और कथन है, देख लेते हैं। तीसरा भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों लखनऊ के 1916 अधिवेशन में लखनऊ समझौते पर सहमत हुए, तो ये तीसरा भी सही है। यानी पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। इस तरह से सी हमारा आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बम्बई में हुआ था। 72 सदस्य भाग लिए थे। ठीक है। होना था पुणे में, लेकिन हैजा के कारण बम्बई में हुआ। ठीक है। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हुए थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का गठबंधन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ठीक है ना। और उसका अध्यक्षता कौन किए थे? थोड़ा कमेंट में बताइए, तो देख के नहीं बताना है। ठीक है ना, हम काट देंगे इसको। लीजिए बताइए जल्दी कमेंट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक। और माधोलकर थे इसका अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर थी। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। बिहार का भी नींव यहीं रखाया था भाई साहब। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अंबिकाचरण मजूमदार। जैसे ही कोई अधिवेशन का नाम है तो उसका अध्यक्ष दिमाग में आना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुआ था। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। ये भी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ये भी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, देखिए कितना बार पूछा है। क्या पूछ रहा है? कौन सही है? सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो ये सही हो जाएगा। कांग्रेस सरोजिनी नायडू नहीं, प्रथम महिला नहीं है, गलत हो जाएगा। ये प्रथम भारतीय महिला है। एनी बेसेंट प्रथम महिला है। ठीक, पहला गलत। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे।
जेल में थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1923 में किए थे चित्तरंजन दास, सॉरी 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, याद कीजिए। ठीक है। किया था तो वह जेल में थे, तो ये सही है। लेकिन ये 1922 में हुआ था और ये गया में हुआ था। एल्टन ए ओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। ए ओ ह्यूम नहीं, ये सचिव बने थे। प्रथम ये क्या थे, सचिव थे। और अल्फ्रेड बेबर 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये क्या है, सही है, 1894 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। वे अध्यक्ष कभी नहीं रहे, वह महासचिव थे। सी आर दास 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में भी सी आर दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु वो उस दौरान जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड बेब मद्रास अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता थे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये बोला गया था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। तो ये लॉर्ड कर्जन बोला था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों ने के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में उनकी पैठ नहीं है, अतः उन्हें इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? रोमन लिपि तो कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन 1948 की अध्यक्षता की थी और 1939 में भी कांग्रेस जीत गए थे। सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन और इनके विपक्ष में कौन खड़ा थे? तो पटाभी सीतारमैया जो गांधी जी के समर्थन पर आता था। तो गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगता है, तो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। और जब ये जब इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बनते हैं। तो ये बात को भी याद रखिएगा। ये पिछला साल यूपीपीईटी में पूछा गया था क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद कौन बने थे अध्यक्ष? तो वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये बोले थे महात्मा गांधी ने। स्वतंत्र भारत प्राप्ति महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो वो थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक और आईबी सेन। आईबी नहीं थे, एनबी केलकर और आईबी सेन, ये दोनों थे।
कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक एवं C.R. दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इस हेतु नेताद्वय उपलब्ध नहीं थे। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी N.C. केलकर एवं I.B. सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया था। कांग्रेस का अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल का तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन, बम्बई, 1915। ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में 1915 में आयोजित किया गया था। ध्यातव्य है कि वेलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 36 था। जब भाग लिया था तो वो मुंबई का गवर्नर था सिर्फ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C. विजय राघव चेरियार ने की थी? तो ये किए थे नागपुर अधिवेशन 1920। कौन? C. विजय राघव चेरियार, नागपुर अधिवेशन 1920। विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चितरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। कब किया गया था? 1920 में ही सदस्य का शुल्क 4 आना कर दिया गया था। 1922 में चितरंजन दास किए थे गया अधिवेशन, ऊपर भी बताएं, और अंबिका चरण मजूमदार 1916 में किए थे, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था। सब लोग मिल गए थे, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग। ठीक। निम्नलिखित में से किस आयोजन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन में। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, तो ये सत्य है। और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, तो ये भी सही है, दोनों सही है। 1920 के कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दी थी। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? चितरंजन दास ने। वर्ष 1922 में जेल छूटने के बाद चितरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम में के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से सहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु C. राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, N.G. रंगा, आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चितरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने? स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और कौन थे इसमें? एक लोग और थे, और कब किए थे और कहाँ किए थे, ये कमेंट में बताना है। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ था और इनके साथ चितरंजन दास के साथ कौन थे और कौन से ईस्वी में हुआ, ये बताना है आपको कमेंट में। भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में कौन किए थे? तो ये महात्मा गांधी ने।
अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। ये क्या है? उस व्यक्ति की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उत्तर दीजिए। अच्छा, तो देखा जाए तो सबसे पहले तथ्य अनुसार तो सरोजिनी नायडू तो 1925 में हो जाएगी, और वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू 1929 पहली बार स्वराज की मांग, और महात्मा गांधी 1924 बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन। तो सरिया लीजिए अब। सबसे पहले महात्मा गांधी हो जाएंगे 1, फिर 1900, फिर 4 हो जाएगा 1925 श्रीमती सरोजिनी नायडू, फिर वल्लभ भाई पटेल 1931 पहला बार फंडामेंटल राइट की बात की गई थी 1931 में, और 1929 में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, ठीक है, और 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव कर्नाटक। तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबका डेट के साथ बता दिए, तो ये सब पूरा बता दिए। ठीक से फिर से बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष निम्न थे। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में, ही बात को भी याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 40वें में, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर में, 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन में भाग लिया था। और देखिए एक बात और रखिए कि फैजपुर जो है ना, यही पहला गांव में अधिवेशन होने वाला, ये फैजपुर ही था। जबकि पटेल ने 1931 कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1931 कराची अधिवेशन, पहला बार फंडामेंटल राइट का बात किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई, कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो बेलगांव 1924। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1924 के। मिलाना है। हेलो, तो लगता है आवाज़ नहीं जा रहा था। अबुल कलाम आज़ाद, तो जानते हैं अबुल कलाम आज़ाद 1940 रामगढ़ में किए थे, और अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 में भी किया था। सबसे पहले दिल्ली में हुआ था यह अधिवेशन। ये भारत के सबसे युवा अबुल कलाम आज़ाद ही हैं, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, भारत के पहली भारतीय महिला, और मोतीलाल नेहरू पहला 1919 में किए हैं अमृतसर के, और राजेंद्र प्रसाद 1934 में किए हैं, ठीक। डायरेक्ट देख लेते हैं। मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था, कानपुर अधिवेशन 1925 सरोजिनी नायडू, लखनऊ अधिवेशन 1916 एनी बेसेंट, बनारस अधिवेशन 1905 यहाँ पे थे आपके गांधी जी के गुरु। 1905 में गांधी जी के गुरु किए हैं अधिवेशन। नाम क्या है? दिमाग में नहीं आ रहा, फटाक से बताइए तो नाम। गांधी जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु, बनारस के 1905 के अधिवेशन। फटाक से बताइए उसका आंसर दी कमेंट में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो कहाँ बताए थे? लखनऊ में। वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने बताया था मैं समाजवाद के अलावा ऐसी कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। वर्ष 1938 में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे।
कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष, किसका? राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद 1934 के कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। आगे चलकर 1940-46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और देखिए पूछा ना सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहे, तो वो भी अबुल कलाम आज़ाद है। ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताने बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको तो याद करते जाइएगा। जेबी कृपलानी 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित की गई थी। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस, और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन फिर वो इस्तीफा दे देते हैं और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, तो सबसे कम आयु में बताते आ रहा हूँ उतना देर से, अबुल कलाम आज़ाद। आखिरकार देखिए क्वेश्चन आ गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 से 58 बताया हूँ। 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र के अध्यक्ष बने। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964, ये डेट ऑफ बर्थ है, डेट और मृत्यु का वर्ष है। 1929 में लाहौर अधिवेशन किया था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। आनंद मोहन बोस 1847 में से 1906। 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में की, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस 1859 से 1924, इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये मृत्यु हो गया। 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अब देखिए अगर यहाँ मिलाया जाए तो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में किए थे, सरोजनी नायडू कानपुर में किए थे, और इन दोनों का थोड़ा सा डाउट है तो देख लेते हैं इधर डायरेक्ट। हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस, और नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। नासिक अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन, और मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी। देखिए मिलाने वाला ना एक दो को सही पकड़ा जाएगा तो मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। 1927 वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ दिया गया है। एवं कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था, लेकिन ये 1938 और ये 1925 ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, तो ये रहे थे अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे पहले 1923 में बने थे सबसे कम उम्र के, ये बात को भी याद रखना है। 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल। आज़ादी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार हैं: इंदिरा गांधी 1978 से 84, राजीव गांधी 85 से 91, और सोनिया गांधी 1998 से 1917। सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखा जाए तो ये सोनिया गांधी का है, ठीक ना। अगर पूछा है कि कांग्रेस के अभी वर्तमान 2019 तक अगर देखा जाए, या 19 के अभी 2022 तक भी अगर देखा जाए, तो ओवरऑल अगर कांग्रेस का सबसे लंबा अध्यक्ष देखा जाए तो सोनिया गांधी है, ठीक। बात को याद रखें। ओवरऑल पूछे तो आज़ादी के पहले हैं तो फिर अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। ये बात को तो एकदम याद रखिएगा, JB कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पटाभी सीतारमैया ने की। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव, जवाहरलाल नेहरू लाहौर, लखनऊ, फैजपुर। कब कब? 1929 में, 36 में, और फिर 36, लेकिन कहीं कहीं 37 देता है ये। तथा सरदार पटेल कराची 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो विभाजन के समय कौन थे? JB कृपलानी, जब आज़ादी हो रहा था उसी टाइम। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में जनगण मन गाया गया था। कलकत्ता का अधिवेशन था ये।
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित संगीतबद्ध जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। सर्वप्रथम दिसंबर 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर ने भाग लिया था, तो अमृतसर का 1919 वाले में बाल गंगाधर भाग लिए थे। बाल गंगाधर तिलक अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया। उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत होने वाले विधेयिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी के नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया था। देखिए कांग्रेस ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब कांग्रेस में नरम दल गरम दल में बंटवारा ये भी देख लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आज कम से कम ये पूरा कर लेंगे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दिशा को महात्मा गांधी ने पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली और औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान का विजय इन सबसे प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। ठीक, इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। अंग्रेज के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति रजबामध्य आंदोलन या कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल के नेताओं की मुख्य मांगे अनुकूल प्रविघटन पद्धति की थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। उदारवादी राजनीति तथा राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता था, यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इसका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु इसके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से प्रसिद्ध थे। यह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे। गोखले ने 1889 ईस्वी में सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेली आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देने में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे में
के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान और दृढ़ निश्चय में विश्वास करते थे। उनके लिए स्वराज्य का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। कीजिए, बाल गंगाधर तिलक को अनरेस्ट इंडिया बोला गया था। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल, बर्मा में है अभी जो म्यांमार में, दिया गया। तिलक को हुए इस सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूर ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की। मांडले जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोध सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा के भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। तो इस बात को याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और अर्थी को कांधा महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने दिया था और मौलाना हसरत मोहानी शोक गीत गाए थे। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो इटली तथा अबिसिनिया की युद्ध, चीन के बॉक्सर आंदोलन, आयरलैंड की क्रांति तथा रूस जापान विजय। तो मुझे तो चारों लग रहा है, तो चारों सही है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई। 1899 से 1901 तक चीन के साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं को
सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। क्या थी? तो राजा बाम्यबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा बाम्यबद्ध आंदोलन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता का उत्पन्न करना था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल उद्भव हो गया? तो यह हो गया स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त हुआ। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से थे। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्र से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस का समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, कार्यकर्ता उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता के विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इनमें से कौन उग्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है? तो वो कौन थे? लोकमान्य तिलक भी थे, बिपिन चंद्र पाल भी थे और लाला लाजपत राय थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी नेता नहीं थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो लगाए थे बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का अभिवार्य हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं के तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था?
तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई, ये कौन बोले थे? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में बोला गया था। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा कर दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल के अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो वो बोले थे तिलक ने। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब? तो ये 1906 के बाद। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इनमें से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे गरम दल से? तो अरविंद घोष तो थे। ठीक है, अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गरम दल के नेता थे। गरम दल 4 स्तंभ लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में मुस्लिम पुलिस द्वारा मणिकतला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष जो 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए थे। निम्न में से कौन एक उग्रवादी था? तो कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। वे पंजाब केसरी भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़े नहीं थे? तो उदारवादियों से जुड़ा हुआ लाला लाजपत राय नहीं थे। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो माने थे मैजनी को। किसको? मैजनी को। लाला लाजपत राय इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपति मैजनी के जीवन वृत्तांत को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो कौन थे? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय 1907 में 6 माह के निर्वास के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन
उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है। निम्न में से कौन मध्यम वर्गीय नहीं था? तो मध्यम वर्गीय कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी तथा मध्यम वर्गीय नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बालपाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम वर्गीय न होकर उग्र नीतियों का समर्थक थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी समर्थक कौन थे? अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल थे। निम्न में से कौन भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। इन्होंने सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था में बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल बोला था। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो वो वैलेंटाइन सिरोल। निम्न में से किसे ने भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो ये बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक महान विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये बोला था मैक्स मूलर। कौन बोला था? मैक्स मूलर। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत के लिए के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब क्या हुआ? वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव को मनाया। तो इस तरह से इसका हम यहाँ देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया। उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा हुई। जब वे जेल से बाहर आए तो राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्य के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया, यानी ऊपर के सारे वाक्य के कारण। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा, 6 वर्ष के कारावास की सजा, मांडले जेल बर्मा यानी अभी म्यांमार में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं के प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। देसी वस्तुओं को तो उत्पादन का बढ़ावा नहीं देता था। संवैधानिक संसाधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वायत्तन प्राप्त करना, ये सही बात है। जब उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज्य का अर्थ विदेशी नियंत्रण में से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज्य का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। भारतीय मुसलमान
सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ठीक है, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे तो नहीं। स्पष्ट तौर पे अभी पीछे पड़े थे कि बाल गंगाधर सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। उन्होंने धर्म और राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में। ये गलत है, आर सही है। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने जनता के निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोध सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु उनका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश कौन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक। गणपति उत्सव कितने ईस्वी में मनाया गया था, ये आप कमेंट करके बताइए। तो महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक की 1 अप्रैल 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने इस समय शोक गीत भी पढ़ा था। तो इस तरह से हमारा कांग्रेस खत्म हो गया। अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हम अगले सेशन में देखेंगे। तो प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।